नाम ललिता बजाज है। मैं सहायक भविष्य निधि आयुक्त हूँ और मैं क्षेत्रीय कार्यालय बनारस को प्रतिनिधित्व करती हूँ। नमस्कार, मैं स्रोत कुमार भ्रष्ट विभाग अधिकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी। नमस्कार, मैं विवेक गुप्ता, महाप्रबंधक DHL। नमस्कार सर, मैं हरिकृष्ण तिवारी, सहायक निदेशक राजभाषा आयकर विभाग। नमस्कार सर, मैं रवि प्रकाश, वरिष्ठ पदाधिकारी आयकर विभाग। नमस्कार सर, मैं रेणुका चौक कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त वाराणसी वरिष्ठ पदाधिकारी। भारत सरकार के बहुत सारे संगठन हैं, जैसे केंद्रीय जल आयोग है, विमानपत्तर अधिकारी है, अधिकरण है, और आर्कियोलॉजिकल जो पुरातत्व विभाग है उसके भी है, आयकर विभाग है, ESIC है। इसके अलावा राज्य सरकार के भी बहुत सारे संगठन यहाँ उपस्थित है। केंद्रीय संगठन के गृह मंत्रालय से जो नामित सदस्य श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा जो हमारे निकाय हैं जैसे DHL हुए, और इसके अलावा उन सभी के सदस्य, आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। अक्सर ये बात की जाती है और मैं अपने अनुभव से कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी शुरुआत दक्षिण रेलवे से की थी और वहाँ हिंदी बोलने वाले बहुत कम अधिकारियों में मेरा स्थान था, क्योंकि अक्सर वहाँ पर हिंदी भाषी अधिकारियों की पोस्टिंग बड़ी कम होती है, तो मैं पहला था। मेरी शिक्षा हिंदी में हुई है, स्कूल पूरी शिक्षा, और इसीलिए अक्सर मुझे ये सहूलियत रही कि जब भी मैं पहले हिंदी की बैठकों में और हिंदी के कारण पिछले 5-7 वर्ष से आपने जिक्र किया, लेकिन दिल्ली में मैं अपने कार्यालय में और मेरे अलावा और भी बहुत सारे साथी थे जो शत-प्रतिशत हिंदी में कार्य करते रहे हैं। जहाँ तक नाराकास की बैठक और हमारा जो उद्देश्य है, तो ये मैंने देखा है कि जो किसी चीज को, यदि किसी विषय को यदि आपको चर्चा करनी है, तो हिंदी सबसे सरल और सुगम मानी जाती है। एक दूसरे को समझाने या दूसरे के विचारों को समझने में हिंदी का जो प्रभाव है वो अन्य भाषा से ज्यादा सही है। कई बार ऐसा होता है कि बाकी भाषाओं में जो हम कहना चाहते हैं या जो हम समझते हैं वो पूरी तरह सही नहीं होता, लेकिन हिंदी के विषय में ये सबसे एक सुगम है। तो इससे, और इसके अलावा जो हम ये सारे प्रयास करते हैं, अपनी बैठक होती है और इसके साथ में नाराकास की बैठक भी होती है, तो इसका उद्देश्य यही है कि ये जो एक सबसे सहूलियत कह लीजिए, और एक ये जो बोलचाल और एक दूसरे के समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। हमारे जितने निकाय हैं, जितने संगठन हैं, उसमें एक दूसरे की भाषा को समझना, एक दूसरे के प्रस्तावों को समझना, एक दूसरे के विषयों को या उनकी जटिल समस्याओं का निराकरण करना, ये तभी संभव है यदि हम उस पूरी समस्या या उस विषय को पूरी तरह से समझ सके। क्योंकि यदि हम उस विषय को समझेंगे नहीं तो उसका निराकरण पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, शायद, या फिर जो निराकरण करेंगे शायद वो सही निर्णय नहीं होगा। तो इस उद्देश्य से, इस प्रभाव से हमें ही राजभाषा में पढ़ाते हैं। और ये मैं पूरी तरह कह सकता हूँ क्योंकि आज मेरा लगभग 34.5 वर्ष का अनुभव है, और गत 10 से 12 वर्षों में मैं निकायों में प्रमुख के रूप में ही काम करता आया हूँ। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि कैसे राजभाषा को बढ़ाने का उद्देश्य और कैसे प्रयास किया। हमारे साथ चुनौतियां होती हैं, इसको कैसे बढ़ाया जाए, धारा 3 की जो निर्देश है उसका पालन कैसे करें, कहीं पालन करने में हमसे कमी रह जाती है तो उसको कैसे बढ़ावा देना चाहिए। कहीं कहीं हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट होती कि क्या यदि हम हिंदी में ये काम करेंगे तो हम सही आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि इसमें देरी होने की संभावना है। अक्सर ये भी काफी एक माना जाता है कि यदि आप राजभाषा में काम करेंगे तो शायद आपका काम देरी से होगा, यदि दूसरी भाषा में करेंगे शायद आप जल्दी कर पाएंगे। तो ये भी एक मिथ्या है कि आप राजभाषा में काम करेंगे तो काम देरी से होगा, यह नहीं है। जैसे कि मैंने कहा पिछले 4-5 वर्षों से
हिंदी में ही कार्य करता आ रहा हूँ और ये दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा विभाग उसमें कार्यरत था, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितने जो निकाय और संगठन यहाँ आए हैं, ये सभी कहीं ना कहीं या तो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जनता या जनता की सेवा से जुड़े हैं। और यदि जनता की सेवा आपको करनी है तो यदि जनता की भाषा में यदि हम नहीं उनसे बातचीत कर रहे, जैसे उनसे नहीं जुड़ेंगे, तो शायद हमारी सेवा का जो फल है या उस सेवा का जो प्रभाव है वो भी उस तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जो लाभार्थी है वहां तक कैसे पहुंचोगे यदि आपकी भाषा ही सुगम नहीं है उस सेवा करने। तो ये भी हमें इस चीज को बढ़ावा देना चाहिए कि क्योंकि हम एक जनता की सेवा करने के लिए हम किसी भी सरकार से हो, किसी भी निकाय से हो, राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, रेलवे विभाग हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दायित्व, या मैं अक्सर कहता हूं क्योंकि जब भी मैं किसी कि ये एक हमें परमात्मा ने एक आदेश दिया है, आपको एक जिम्मेदारी दी है, और मैं जब भी जाता हूँ ये कहता हूँ कि ये परमात्मा ने जो जिम्मेदारी दी है सबके पास ये खुशकिस्मती नहीं होती है। आपको चुना गया परमात्मा ने किसी जनता की सेवा करने के लिए, तो यदि आपको सेवा करनी है तो उस भाषा में करिए, उस तरीके से करिए, उस प्रयास से करिए कि सबसे ज्यादा आप उसकी सेवा कर सके। और यदि ये सब करना है तो राजभाषा का इसमें सबसे बड़ा उसके लिए जिम्मेदारी। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे कहा गया कि पिछले 6 महीनों में काफी अच्छा काम हुआ है, प्रश्नावली को भी इसको बदलाव किया गया है और उसको आपने शायद बना दिया है। हिंदी में भी, दिल्ली में भी इस तरह की काफी बैठकें होती थी, संसदीय समिति की भी बैठक मैंने आयोजित की है। तो अक्सर देखा गया है कि जो, और जैसे विभागों में भी मंत्री स्तर पर जो विभाग ये बैठकें होती है, कहीं ना कहीं आप एक जुड़ने जा रहे हैं अपने लाभार्थी से, तो वहां भी आप जरूर प्रयास। इसके अलावा हमने अक्सर देखा है कि जो राजभाषा का जो प्रसार है वो लगभग राजभाषा विभाग ही प्रयास करता रहता है। बाकी किसी भी निकाय में जो बाकी विभाग होते हैं वो कहते हैं कि हमारा ये दायित्व है, ये तो आपका दायित्व है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि राजभाषा का दायित्व सिर्फ राजभाषा विभाग का नहीं है। राजभाषा विभाग तो आपको एक ये सारे विषय में ज्ञान आपसे साझा करता है, आपको बताता है कि इस तरह के निर्देश आए हैं, इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारे दिनचर्या की शैली का भाग होना चाहिए तो सभी विभाग इसमें अग्रसर हो। ये आप ध्यान रखिए। आप में से काफी प्रमुख हैं, काफी वरिष्ठ अधिकारी है, तो ये जरूर आप ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि आपके संगठन में ऐसा तो नहीं कि कुछ 1 या 2 विभाग ही राजभाषा के प्रति गहन चिंता रखते हैं, बाकी विभाग सोचते कि नहीं हमारा दायित्व तो कोई दूसरा है, नहीं हमें इस तरह का काम दिया गया। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। जिस तरह का प्रयास मैं देख रहा हूँ आपके आंकड़ों से और जो फोल्डर मुझे दिया गया है उससे तो ये लगता है कि ये पावन नगरी, सबसे प्राचीन नगरी और इतनी पावन नगरी है, यहाँ पे हिंदी का, और काशी विद्यापीठ के भी हमारे साथ सदस्य यहाँ पे शामिल हुए हैं, तो इस नगरी में राजभाषा का प्रयोग 100% ही होना चाहिए, यही मुझे लगता है। लेकिन जो एक कुछ और चीज जो मैं आपसे आखिर में कहना चाहूंगा, और जो अब जैसे हमारी एक बदलाव की औद्योगिक प्रक्रिया है, हमारे आजादी को 75 साल हो गए, अब हम अमृत काल में आ चुके हैं। हमें एक विकसित भारत का सपना देखना है और हम विकसित भारत की ओर हमारे प्रयास जारी हैं। लेकिन जब विकसित भारत की बात करेंगे कहीं ना कहीं तकनीकी और टेक्नोलॉजी की बात जरूर आएगी, और ये भी बात है और ये अक्सर इस पर चर्चा हुई है दिल्ली में और यहाँ पर भी होनी चाहिए, क्योंकि आप में से काफी संगठन ऐसे हैं इन चीजों को प्रयासरत रहेंगे। जैसे यदि मैं कहूँगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं नया आया है, इससे पहले हमारे जो साइंस और टेक्नोलॉजी के विभाग थे उन्होंने एक क्वांटम मिशन भी लॉन्च किया, आपने देखा होगा। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या इसके कागज
दूसरे भाषा में उपलब्ध है, तो उन्होंने कहा नहीं है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। यदि हमें कोई नई टेक्नोलॉजी या इस तरह की चीजें हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए यदि जरूरी है, तो ये भी जरूरी है कि ये सारी चीजें राजभाषा में भी उपलब्ध, क्योंकि यदि नई चीजें या नए तकनीक यदि राजभाषा में नहीं उपलब्ध होंगे तो कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हम विकसित भारत का सपना देखें। तो ये भी एक नया विषय है, मैं आपके लिए विचार के लिए छोड़ रहा हूँ। आप अगले 1 वर्ष 2 वर्ष में सोचेंगे कि आपके विभाग में कुछ यदि नया होने जा रहा है या कोई नया विचार आया है या नया प्रयास किया जा रहा है, तो क्या वो विषय या वो प्रयास राजभाषा में भी उपलब्ध है या एक उसमें उपलब्ध नहीं है, ताकि सभी, और बनारस जैसे मैंने कहा कि सभी को यहाँ हिंदी के लिए प्रयासरत होना चाहिए, शत काम करना चाहिए। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, आप सबसे मुलाकात होकर बहुत बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह प्रयासरत रहिए, आपके कार्य सराहनीय है और इस चीज को और बढ़ावा देते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं। आपका बरेका में पुनः स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा, जो आने वाला कल है हमारा, जो तकनीक या जो विशेषताएं समाज में और इंडस्ट्री में आ रही हैं, उनके संबंध में मौलिक अपना कंटेंट या सामग्री विकसित करनी है, टेक्नोलॉजी विकसित करनी है। बहुत सारे काम अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या इस तरह के जो सॉफ्टवेयर से हम चीज़ों को मॉनिटर करते हैं उसमें हम होने लगे हैं। तो जब उनका विकास हो रहा उसमें ही उसमें राजभाषा का भी प्रयोग विकास के समय ही उसमें डाला जाए, जिससे कि उसका अधिक से अधिक प्रयोग हो सके। अपने कार्य से संबंधित मैं बस इतना ही आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ कि न केवल हमें अपना कार्य करना है, जैसे हमारे जो सहयोगी हैं, हमें कोई चीज मालूम है तो हमें उनको भी समझाना है। जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जब तक जो हमारा जमीन पे कार्य करने वाला व्यक्ति है, उसकी भाषा में हम उसको समझा नहीं सकेंगे या उसकी भाषा में उसको जो भी सामग्री दी उसकी भाषा में अगर नहीं देंगे तो वह गलती भी कर सकता है, जिसके परिणाम हो सकता अच्छे ना हो। साथ ही वह उसका जुड़ाव जो संगठन के क्रियाकलापों से होता है, यदि उसकी मातृभाषा में या राजभाषा में उसको देंगे तो वो संगठन के क्रियाकलापों से अपने आप को ज्यादा जुड़ा हुआ पाता है, मौलिक चिंतन और सुझाव भी दे सकता है। जो हमारे ताकत है, हमारी मैन पावर, उसके मौलिक चिंतन का हमें उनके सुझावों का जो बल मिलेगा वो तभी मिलेगा जब हम अपने क्रियाकलापों को उस तक पहुंचा सके, उसकी भाषा में पहुंचा सके और उससे प्राप्त होने वाले सुझावों को आगे अपने कार्यक्रमों में जोड़ सके। देखिए, जड़ यहीं से पुष्पित पल्लवित हुई है, वृक्ष यहीं से ज्यादा बड़ा है। तो पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा भी मंडल कार्यालय वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ कार्यालय का पुरस्कार मिला है इस वर्ष। ये सब आपके सहयोग और मार्गदर्शन से संभव हुआ है और मैं माननीय समिति और अध्यक्ष महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में हम निरंतर और अच्छा कार्य करेंगे। जैसा अध्यक्ष महोदय ने बताया, ये हमारा अमृत काल है, भारत को विकसित बनाना है। भाषा जो हमारी समृद्ध होगी तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र भी समृद्ध होगा। मैं आप सबसे विनम्र आग्रह एक बार पूरा करूंगा कि जो भी कार्य हो, जो भी लोग अगर अंग्रेजी में भेजते भी हैं तो उनसे आप आग्रह करिए। आग्रह एक ऐसी वस्तु है कि आग्रह करने से बहुत सारी चीजों का निराकरण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक सुझाव नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के मंच से ये है कि अगर हम अपनी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति में किसी हिंदी सेवी को आमंत्रित करें और कुछ न करें, उनको केवल मंच पर बैठाकर एक पुष्प भी दे दें, तो हमको लगता है कि उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा और हम सभी के लिए ये प्रेरणा होगी सर। और हम लोग प्रयास करें सर कि आगे आने वाले समय में कुछ तकनीकी विषय के ऊपर कुछ कार्यशाला का आयोजन करें सर। जैसे कंठस्थ है, भाषणी ऐप है, ये सब भारत सरकार द्वारा
विकसित किए गए हैं उनका प्रचार प्रसार करना भी हमारा नैतिक दायित्व है। और ये एक बहुत अच्छा मंच हमको मिला है सर, जिसके माध्यम से हम कंठस्थ को भी प्रचारित कर सकते हैं, जिसमें हम अनुवाद करते हैं। भाषणी में विभिन्न भाषाओं के शब्दों को हम हिंदी में और हिंदी के शब्द को विभिन्न भाषाओं में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छे सर ये ऐप भारत सरकार द्वारा विकसित किए गए हैं। इन पर भी हम लोगों को एक कार्यशाला पर ध्यान देना चाहिए सर। सर